हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और हमारा जो वीडियो है, जो पॉलिटिकल इश्यूज पर, खास करके जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है झारखंड विधानसभा या महाराष्ट्र विधानसभा का, या जो उपचुनाव हुआ है उसका जो रिजल्ट आया है, उसको आप पसंद करेंगे, उसको देखेंगे, उसको शेयर करें जिन लोगों के बीच में आपको लगता है कि हम एनालिसिस अच्छा कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतरीन एनालिसिस आपके सामने हो, जो अभी का जो मछली बाजार वाली मीडिया है उससे हटकर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में किस तरह का वोटिंग होता है, किस तरह से वोटिंग हो रहा है, उस पर फोकस करना, ना कि पार्टी आधारित केवल एलिगेशन वाला एनालिसिस कि हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, जो कि मोस्टली अगर आप देखेंगे तो फ्लॉड है। उस एनालिसिस में कोई दम ही नहीं होता है। कोई ना कोई, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो किसी न किसी आइडियोलॉजिकल फ्रेम में बंधे हुए हैं, और उनको लगता है हारने के बाद भी ये एनालाइज नहीं करते कि हम क्यों हार रहे हैं। हारने के बाद भी उनका बचाव करते रहते हैं। तो हमें उससे अलग हट कर एनालिसिस करना है कि आखिर ये वजह क्या है, मेन वजह क्या है, कंक्रीट जो एविडेंस आधारित जो रियलिटी है उस पर हमें बात करना है कि आखिर ऐसे क्या हो रहा है। और मोस्टली राज्यों में देखेंगे दोस्तों, तो जो सत्ताधारी दल थे, उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जो भी जिन राज्यों में सत्ताधारी दल थे उन्हीं लोगों ने मोस्टली उपचुनाव के ऊपर उन उपचुनाव में सीटें जीती हैं। जैसे यूपी में आप देखें तो 9 उपचुनाव के जो विधानसभा के सीट थे उसमें 7 पर सत्ताधारी दल भाजपा ने चुनाव जीता है या एनडीए ने जीता है। बिहार में अगर देखें, ये बिहार यूपी का ही बात करेंगे हम इसमें, और खास करके बिहार पर मैं फोकस करूंगा। इस वीडियो में मोस्टली बिहार पर हम बात करेंगे। और बिहार में देखिए कि 4 सीटों में चारों पर एनडीए गठबंधन ने कब्जा जमा लिया। चाहे वो बेलागंज की सीट हो, तरारी की सीट हो, रामगढ़ की सीट हो या इमामगंज की सीट हो, इन चारों सीटों पर वहां के एनडीए गठबंधन के उनके सहयोगियों ने चुनाव जीता है। और ये समझने वाली बात है, हम बिहार पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में एक सवाल ये उठ रहा था कि वहां पर एक नई पार्टी, जन सुराज पार्टी आई है। मनोरंजन भारती को उसका प्रमुख बनाया गया है। इन सब के पीछे प्रशांत किशोर, जिनको कहा जाता था कि इलेक्शन मैनेजमेंट के बहुत बड़े जानकार और बहुत बड़े मैनेजर हैं, वो गर्व से कहते भी थे, हम तो कितने लोगों का सरकार बना दिए। ऐसा लगता था कि वो तुरंत ही चुनाव जीतेंगे। लगभग साल 2 साल काम करने के बाद जन स्वराज का काफी लोगों को उसमें जोड़ा है। लेकिन उस जुड़ाव में भी आपको उनके सोशल और पॉलिटिकल और कल्चरल प्रोफाइल को भी देखना होगा कि कौन लोग हैं उसमें, किस नैरेटिव को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, किस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए ये चुनाव, जो उपचुनाव हुआ, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बिहार में जो उपचुनाव हुआ दोस्तों, उस उपचुनाव को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि बिहार के राजनीति के वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो चुनाव के आउटकम को डिटरमाइन करते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सीट पर कोई उम्मीदवार अगर जीतता है तो कैसे जीतता है, वहां के मतदाता क्या सोच के किसी को वोट देंगे, किस सोशल कॉम्बिनेशन को, किस सोशल कोलिजन को वोट देंगे। ये वहां की जो सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो वैचारिकी वहां की रही है उस राज्य की, उससे तय होता है। और वही चीजें, ये जो वैचारिकी है, या राजनीतिक वैचारिकी हो, सामाजिक वैचारिकी हो, सांस्कृतिक वैचारिकी हो, यही चीजें इन्हीं को, जो सरकार होती है चाहे विपक्ष होता है, उसी को आप कह सकते हैं याद दिला करके, उसी को उसी की बात करके
वो बताने की कोशिश करता है, वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि भूमि को बता करके उस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में जो कमजोर कड़ी है, जो गैप है, उस गैप को हाईलाइट करके उस नैरेटिव को अपने चुनावी नारों में और स्ट्रेटजी में शामिल करके बताने की कोशिश करता है, कहने की कोशिश करता है कि हम किनके लिए काम करेंगे, कौन हमारे लोग हैं, हम किनके ऊपर फोकस करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए हम क्या फंडिंग करेंगे, उनके लिए क्या हम सुविधा देंगे। और उसी आधार पर वो वोट मांगता है, उसी आधार पर वो वोट मांगता है। वो कहता है कि हम समाज में जो भी कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए हम क्या प्रोविजन करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व हम कैसे देंगे, चाहे वो राज सत्ता में प्रतिनिधित्व देने की बात हो, या नौकरी में देने की बात हो, या राज्य के संसाधनों में देने की बात हो, चाहे वो हेल्थ में देने की बात हो, चाहे शिक्षा में देने की बात हो। और इस मायने में बिहार बिल्कुल अलग है अन्य राज्यों से। बिहार की अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, और इसी पृष्ठभूमि में वहां की राजनीति आज तक होती है। आप शुरू से इतिहास उठा के, वहां का राजनीतिक इतिहास उठा के देख लीजिए। हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे कि जैन धर्म वहां से शुरू हुआ, बौद्ध धर्म वहां से शुरू हुआ, गुरु गोविंद सिंह वहीं जन्मे। हम इस पृष्ठभूमि में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो वैचारिक प्रतिद्वंदिता की जगह है जहां से सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू हुआ। वो भूमि कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, वो भूमि बाबू जगदेव प्रसाद की भूमि है, वो भूमि बीपी मंडल की भूमि है, जहां हमेशा ही वैचारिक नेतृत्व ने अपना जगह बनाया और जगह दिया। और वहां की राजनीति जब आप करते हैं तो उस बिना वैचारिक पृष्ठभूमि के नहीं कर सकते, बिना उस वैचारिक समझ के नहीं कर सकते। कितने राजनीतिक रूप से या बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, या ये कहें कि अगर हम ये कहें कि वो नहीं जानते, उनकी ये समझ कितनी खराब है कि ये कहते हैं कि बिहार में केवल जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। ये वैसे लोग हैं जो बिहार विरोधी हैं, ये वैसे लोग हैं। हम मानते हैं कि कास्ट सिस्टम, सोशल इक्वेशन वहां रोल प्ले करता है। कौन सा ऐसा भारत में राज्य नहीं है जहां जो राजनीतिक सत्ता और जो राजनीति होती है बिना जाति के होती है? यूपी इससे अलग है क्या? महाराष्ट्र इससे अलग है क्या? साउथ इससे अलग है क्या? ये गलत अप्रोच है, और ये एक तरह से अपने गंदगी को या अपनी जो सच्चाई है उसको छुपाने का प्रयास है। निश्चित तौर पर यूपी एक ऐसा जगह है जहां पे ब्राह्मणवाद ने हमेशा डोमिनेंस बनाए रखा है। वो जाति की बात क्यों करेगा? अगर जाति की बात, सामाजिक न्याय की बात होगी तो उसकी हिंदुत्व की राजनीति कमजोर पड़ जाएगी। और इसी वजह से यूपी में और बाकी जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ सामाजिक न्याय हमेशा कमजोर रहा है, लेकिन बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति बहुत ही स्ट्रांग रही है, क्योंकि जाति आधार पर ही सामाजिक अन्याय होता रहा है। सामाजिक अन्याय जाति आधारित है और इसीलिए आरक्षण जाति आधारित है। अगर सामाजिक अन्याय जाति आधारित है तो सामाजिक न्याय जाति आधारित होगा। यही तो तर्क है मंडल आयोग का। यही तर्क है कि अगर अन्याय जाति आधारित है तो न्याय कैसे सुनिश्चित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आरक्षण है वो सोशली और एडुकेशनली जो पिछड़े हैं उनके लिए है। वो कोई एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो कहने का मतलब कि किसी राज्य में अगर जाति आधारित शोषण है, जाति आधारित अन्याय है, जाति आधारित समाज में एकाधिकार है, एक संसाधनों पर किसी खास जाति और बिरादरी का केवल कब्जा है, तो टूटेगा कैसे? वो टूटेगा कैसे? लेकिन
आप ये देखिए कि इस जाति जाति आधारित व्यवस्था की बात, जाति आधार पर किसका राज है नहीं है, किस वर्ग का राज है, ये कब से शुरू होता है? ये केवल बातें की जाती हैं तब से जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तब से ये केवल बातें की जाती, उससे पहले की बात क्यों नहीं होती? ये भी बड़ा जरूरी सवाल है ना ये समझना कि 1967 से पहले कांग्रेसी सरकारें जो रहीं, उस कांग्रेसी सरकारों में वोट तो सब कोई इनको देता था, लेकिन नेतृत्व किसका था? और अगर आप नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे तो आप जातिवादी हो गए, और जाति आधार पर किसी एक जाति की अभी तक सत्ता रहती थी तो वो गैर जातिवादी हो गए। वाह वाह, आपका मानसिक विकास तो देखिए। आपका मानसिक विकास तो देखिए। उस समय जो लोग राज कर रहे थे 1990 से पहले, वो एकदम जातीय थे ही नहीं, जाति उनके अंदर थी ही नहीं, वो तो दूध के धुले हुए थे। इसीलिए सारे संसाधनों पर केवल उन्हीं का कब्जा था, और जब वो संसाधन पर कब्जा टूटने लगा तो बाकी जो भी लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे वो जातिवादी हो गए। उनमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम आता है, और अब नीतीश कुमार का भी नाम लिया जाता है कि यही बैठे हुए हैं, इन्हीं की सरकार है, ये सब जो ओबीसी हैं, SC ST उन्हीं के हवाले करते हैं। ये सच्चाई नहीं है, ये बौखलाहट इसको कहते हैं, इसको बौखलाहट कहते हैं। निश्चित तौर पर हम जो लालू प्रसाद यादव हैं या उनकी पार्टी है, उनके उसके अंदर जो परिवारवाद है, या आप कह सकते हैं जो परिवारवाद या वंशवाद है, उसका हम जस्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सत्ता स्थापित की 1990 में, और जिस तरह से कुछ जातियों का दबदबा जो तिलिस्म था उनको तोड़ा, एक तरह से साइलेंट रिवॉल्यूशन को उन्होंने प्रमोट किया। जो दलित पिछड़े थे उनमें एक शक्ति, एक पावर, एक पॉलिटिकल पावर को रियलाइज करने की बात उन्होंने की, वो काबिल तारीफ थी। उस बात से कोई वो इनकार कर ही नहीं सकता। और यही बात जो वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि हमारी सत्ता खत्म हो, वो लोग इसी बात से नाखुश होते हैं कि उसने जागरूक क्यों कर दिया। और वो कंटिन्यूटी आज भी बरकरार है नीतीश कुमार के रूप में। निश्चित तौर पर वो वैसे लोगों से भी गठबंधन किए जिन्होंने कभी भी सामाजिक न्याय को प्रश्रय नहीं दिया, लेकिन नेतृत्व तो इन्हीं लोगों के हाथों में रहा। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले और उस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोगों के ही हाथ में नेतृत्व आज भी है। ये है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वैचारिकी की राजनीति, जिसके बदौलत आज नीतीश कुमार सत्ता में है और उसके वो प्रतिनिधि हैं। लेकिन केवल उसी वजह से जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ताना बाना है, जाति की ताना बाना है, जो कास्ट सेंसस वहां कराया गया, वो क्यों कराया गया? सारे चीजों का यहां पर सर्वे होगा, जो नेशनल कास्ट सेंसस है उसकी डिमांड हो रही है। क्यों हो रही है? हर जगह आप जाति आधारित टिकट बंटवारा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जहां पर काउंटिंग की बात है कि किसका प्रतिनिधित्व कितना हुआ है, वहां पे आप डिनाई कर देते हैं। नीतीश कुमार ने ये कराया। वहां की भाजपा की सरकार जो अपोज करती थी, वो भी इसमें जो हाउस का रिजोल्यूशन था, वॉइस वोट से उसको पारित किया गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। वो क्या चीज है? वो सामाजिक न्याय, सामाजिक सोशल जस्टिस, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए कराया गया हो, और इसका फ्रेम वैचारिक है। जो सामाजिक न्याय में विश्वास करेगा, जो सामाजिक रियलिटी को स्वीकार करेगा कि यहाँ पर जाति व्यवस्था है, जाति आधारित संसाधनों में डिस्क्रिमिनेशन है, जाति आधारित शोषण है, जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन है, वही ये कराएगा। और उसी को राजद और जदयू की गठबंधन की सरकार जो थी उसने कराया। लेकिन सहमति सबकी थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या बिहार के राजनीति में इस फैक्टर को आप भुला सकते हैं क्या? केवल आप ये कह करके चुनाव वहां पर जीत सकते हैं क्या कि हम वो यहाँ रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे, लेकिन हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई कास्ट आइडेंटिटी नहीं है,
ये वैसे ही लोग कर सकते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत ऊपर हैं, हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए बाकी चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारा कनेक्शन है, हमारा पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, हमारा सारा कनेक्शन है, हम नहीं भी बात करेंगे तो हम सरवाइव कर सकते हैं। और वैसे लोग जन सुराज में जुड़े हुए हैं। आप उनका सोशल प्रोफाइल उठा करके देखिए तो मोस्टली सोशल प्रोफाइल में आपको यह पता चलेगा कि या तो जॉब वाले हैं, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हैं, तो ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके पास सब कुछ है, जिनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, जिनको विचारधारा से कोई मतलब नहीं, उसमें ओबीसी भी हैं, एससी एसटीज भी हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वो इसलिए हैं कि एससी एसटीज में भी, ओबीसी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हर चीज की कैपेबिलिटी है, भले वो संस्कृताइजेशन में का सिस्टम में उस हायरार्की पर नहीं खड़े हैं, लेकिन बाकी की कैपेबिलिटी उनके पास है। तो उनको लगता है कि अब जाति क्या है, अब वैचारिक राजनीति का दौर थोड़ी है, अब तो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स का दौर है। हम खाली जनता को बोलेंगे कि हम आपको ये देंगे तो जनता हमको वोट दे देगी। लेकिन सच्चाई ये देखिए कि जन सुराज पार्टी के जो लोग नेतृत्व करता है, जो उन्होंने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया लाखों दावे के बाद कि हम कैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे, वो आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होंगे, उनका आपराधिक इतिहास नहीं होगा, बहुत पढ़े लिखे होंगे, समझ रहे हैं, हम जाति आधारित टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। उन सब के बावजूद वो सारे काम किए जो आज की पार्टियां, मेन स्ट्रीम पार्टियां करती हैं। कैसे अलग है सर? आप सोशल रियलिटी को डिनाई कर रहे हैं, जाति को डिनाई कर रहे हैं, जाति आधारित संसाधनों के ऊपर कब्जे जो लोग किए हुए हैं उसको डिनाई कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन सब की कोई बात ही ना करे। जब वो बात करते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राज की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले के जो अपर कास्ट के पॉलिटिशियन चीफ मिनिस्टर्स रहे उनके बारे में बात नहीं करते। उनके समय में कौन सा सामाजिक न्याय हुआ सर, वो तो बताइए आप। और पीके इसमें फेल्ड, पूरी तरह से फेल हैं। और देखिए, मनोरंजन भारती एक दलित समाज से आते हैं, उनको बनाने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो मेंटालिटी आपकी काम कर रही है वो भाजपा और आरएसएस से बिल्कुल अलग नहीं है, और बिहार की जनता ये शायद समझ रही है। अगर नहीं भी समझ रही है तो हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे उनको। आपका सामाजिक जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल बताने की बात हम करेंगे। शिक्षा और रोजगार का केवल बात करके और जो सोशल रियलिटी है उसको एकदम हटा करके ये आप अपर कास्ट, अपर क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी वैचारिकी केवल सत्ता पाने की है, और यही आपका पूरी तरह से जो आपकी टीम है ये करते रही है। मैनेजरियल स्टाइल में, मार्केट के स्टाइल में, कि कैसे हम लोगों का वोट ले ले लेकिन उनके लिए काम नहीं करें, ऐसा नारा हम गढ़ेंगे ताकि जनता झांसे में आ जाए और फिर हम सरकार बना ले, चुनाव जीत लें। जो हाल हुआ है उपचुनाव में आपका, वो बताता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव नहीं जीत सकते। आप अगर स्ट्रेटजी बदलें, सामाजिक न्याय और सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात आप करें, तो शायद आपको लोग सुनना चाहेंगे, आपको मैंडेट देना चाहेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं, राजनीति में स्थापित हो सकते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। लेकिन उसको छोड़ करके नहीं। आपको यह भी बात करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम काम करेंगे। अभी तक क्या हुआ, लेकिन सबका बात करिए ना। 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय के चीफ मिनिस्टर से लेके अभी तक का क्यों नहीं बात करें? अब सिलेक्टिव क्यों बात करते हैं? केवल जो ओबीसी के मुख्यमंत्री, उसमें सब खामियां आपको दिखती हैं, और जो अपर कास्ट का मुख्यमंत्री बना है, जो हमेशा लूटते रहा, हमेशा इमरजेंसी लगाया, किसी राइट, किसी रिप्रेजेंटेशन का बात नहीं किया, वैसे सरकारों को गिराने में वो लोग शामिल रहे, जो आरक्षण की बात किए, वो सब दूध के दूल्हे हैं, वो दूध के दूल्हे हैं। और वैसे भी जो आपने पार्टी का नाम रखा है जन सुराज महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी भी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पक्षधर नहीं थे। हम लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे, हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच का जो संघर्ष था पूना पैक्ट के दौरान, वो क्या था और कैसे था। महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की जब बात होती थी तो वो हमेशा एक ऐसे समाज की बात करते थे, हिंदूवादी समाज की, जो आरएसएस की विचारधारा से मेल खाता, और आप उससे अलग नहीं हैं।
आप पूरी तरह से जाति की एग्जिस्टेंस को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल रियलिटी पर आधारित नहीं है। कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया वाले लोग ऐसे आपको प्रोजेक्ट करते हैं, आपके पार्टी को प्रोजेक्ट करते हैं जैसे आप विकल्प बन गए हैं, बहुत वैचारिक आप वो कर रहे हैं, लेकिन आप असल में, आपकी पार्टी और आपकी जो राजनीति है वो असल में बाजार आधारित राजनीति है। मैनेजरियल पॉलिटिक्स इसको कहते हैं, जिसमें केवल चुनाव जीतना पर्पज होता है, भले झूठ फैला करके जीता जाए, झूठ फैला करके मोबिलाइजेशन किया जाए, वो उसके आप प्रतीक हैं। लेकिन बिहार की जनता ने इस चारों चुनावों पर इस बात को साबित किया है, इस बात को बताया है कि अगर आप कुछ चीज़ों को नहीं सुधारें तो आरजेडी जैसी पार्टी जो ये क्लेम करती है कि सामाजिक न्याय की पार्टी हैं, आप असल में चुनाव नहीं जीत सकते। सामाजिक न्याय और वंशवाद एक साथ नहीं चल सकता। परिवारवाद और वंशवाद जो है वो सामाजिक न्याय का विरोधी है, ये आरजेडी को भी समझना होगा। और ये समझना होगा कि विचारधारा के साथ साथ आप ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स में लोगों को क्या देते हैं। आप किसी ऐसे वर्ग समूह से तो नहीं आते जो सत्ता में आते हैं ये समझता है कि सत्ता हमारी बपौती है, हमारे अलावा इस सत्ता पर कोई रह ही नहीं सकता है, वो बाकी लोगों के सुरक्षा के लिए एक थ्रेट बन जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो आरजेडी को इसमें सुधार करना होगा। कोई भी जातियां आपके जो जातीय समूह है, जो आरजेडी पार्टी है, उसका जो वोट बेस वोट बैंक है, उसे सुरक्षित महसूस नहीं करता है। आज ओबीसी, एससी, एसटी और अपर कास्ट कोलिजन में जा रहे हैं, ये बात आपको समझना होगा सर। और दूसरी बात कि आप लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और इनकी बात तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर भी सामाजिक न्याय हो। आरजेडी को यह समझना होगा कि अगर आरजेडी है तो भाई हमारे पार्टी के अंदर कोई और भी सक्षम नेता वो मुख्यमंत्री बन सकता है, केवल तेजस्वी प्रसाद यादव ही क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री। और इस मामले में आप प्रतिनिधित्व का जो सवाल है वो आप आगे ला सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर भी देखना होगा और दिखाना होगा। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि लालू जी ने दलितों, पिछड़ों के लिए क्या किया, जिनके पास आवाज नहीं थे उनके लिए क्या किया, लेकिन आर्थिक मुद्दे पर और बाकी मुद्दे पर वो बहुत जगह फेल भी हुए, इस बात को भी अप्रिशिएट करना होगा। और इसके साथ साथ जो वहां की गठबंधन की सरकार चल रही है, खास करके नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को समझना होगा बहुत माइन्यूटली, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रो लेवल पर पॉलिटिक्स करते हैं। और जो वो करते हैं वो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है और जो अभी के पॉलिटिक्स की डिमांड है, जो अभी की पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, मांगा जा रहा है, उन दोनों का जो कोलिजन है उसके आधार पर उनकी पॉलिटिक्स चलती है। और शायद इसीलिए बिहार की जनता ने उपचुनाव में फिर से एनडीए को मैंडेट दिया, फिर से एनडीए को मैंडेट दिया है। तो ये बात गौर करने वाली, ये बात समझने वाली है। लेकिन फिर से दोस्तों, बहुत वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि बिहार की राजनीति सामाजिक समीकरण, सामाजिक न्याय और अभी की जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है, पॉपुलिज्म वाली पॉलिटिक्स है, नारे देना, बताना कि हम आपके लिए क्या किए हैं, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम कितना आपके लिए खर्चा कर रहे हैं, आपके लिए कौन सा प्लान बना रहे हैं, इसको भी, ये तीसरा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ ये भी चीज कि जिस पार्टिकुलर ग्रुप को कोई अपना बेस वोट बैंक मानता है, उससे क्या कोई सामाजिक वर्ग ऐसा है जिसके लिए वो थ्रेट बनते दिखता है, उस फियर को काउंटर करना होगा। बिहार में आरजेडी अगर सत्ता में आती है तो ये ध्यान दीजिए कि जो सत्ताधारी दल है इसका फायदा उठाते हैं। आपको लोगों को श्योर करना होगा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। और खास करके ओबीसी में एक ये भय है कि अगर कोई यादव कैंडिडेट चुनाव जीतता है या सत्ता में आता है तो बाकी छोटी छोटी जातियों को उनसे थ्रेट है, उनसे खतरा है। अगर वो सत्ता में आएंगे तो हमारे जमीन पर कब्जा करेंगे, अगर वो सत्ता में आएंगे तो बंदूक लहराएंगे, अगर वो सत्ता में आएंगे तो हमको डराएंगे। अगर ये फियर रहा तो आपको कभी वोट नहीं कोई और जाति देगा। ये बात समझिए,
कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात समझना होगा। गांवों घरों में आज भी ये बात चलती है कि अगर ये यादव है, अगर ये सीट जीत जाता है तो इससे बाकी छोटी छोटी जातियों को बहुत डर है। तो इन सारे चीजों को एड्रेस करना होगा। अगर ये पार्टियां, महागठबंधन की पार्टियां, इंडिया अलायंस की पार्टियां इन चीजों को नहीं एड्रेस करती हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, प्रतिनिधित्व की बात हो, स्फीयर की बात हो, और खास करके उनके संगठन के अंदर, तो आने वाले समय में आप जब वोट लेने जाएंगे तो कह दिया जाएगा कि वोट देंगे, लेकिन वोट कोई नहीं देगा आपको। तो बिहार की राजनीति सामाजिक समीकरण, सामाजिक न्याय की विचारधारा, और आज की राजनीति की जरूरत है जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है, लोगों को जो चाहिए वो देने की जो पॉलिटिक्स है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से गाइड होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर चाहे कि शुरू वाले सामाजिक समीकरण, सामाजिक न्याय की विचारधारा को पूरी तरह से खत्म कर दें और हम बाकी बेसिस पर केवल पॉलिटिक्स करें, तो शायद अभी बिहार में ये संभव नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी सजेशन है उस सजेशन को दीजिए। तो इसी के साथ मैं एंड करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।